फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में अशांति और आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई ने संयुक्त राष्ट्र का ध्यान खींचा है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार एजेंसी ने पीओके की स्थिति पर चिंता जताई है। एजेंसी ने इलाके में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों की मौत की निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। 27 जुलाई को होने वाले चुनाव से पहले पीओके में तनाव बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को जिनेवा से जारी बयान में मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने शांति बनाए रखने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जून से अब तक हिंसा और अशांति में दर्जनों लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में ज़्यादातर प्रदर्शनकारी हैं। कुछ सुरक्षाकर्मी भी मरने वालों में शामिल हैं। टर्क ने सभी मौतों की तुरंत और स्वतंत्र जांच की मांग की है। टर्क ने पीओके में प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जैक को बैन किए जाने पर चिंता जताई है। संगठन पर सार्वजनिक व्यवस्था सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के आरोप में पाकिस्तान के आतंकवादी विरोधी कानूनों के तहत प्रतिबंध लगा है। इस समूह के कई नेता गिरफ्तार किए जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन जैक को आपराधिक घोषित करना और लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाना अच्छा संदेश नहीं देता है। यह अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और संगठन बनाने के अधिकारों को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है। एजेंसी ने पाकिस्तान में पीओके के अधिकारियों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि हिरासत में लिए गए जैक नेताओं को वकील मिले, साथ ही अपने परिवारों से संपर्क कर सके, उन्हें पूरी कानूनी प्रक्रिया का लाभ मिले। एजेंसी ने इलाके में इंटरनेट सेवा पर लगी रोक को भी आलोचना की गई है। एजेंसी ने कहा कि हम स्थानीय अधिकारियों से अपील करते हैं कि पूरे इलाके में इंटरनेट की पूरी सुविधा तुरंत सुनिश्चित करें। साथ ही वोल्कर टर्क ने स्थानीय लोगों की बुनियादी समस्याओं और शिकायतों को दूर करने के लिए सार्थक और सभी पक्षों को शामिल करने वाली राजनीतिक बातचीत पर जोर दिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों के पीछे आर्थिक बदहाली, महंगाई, विधानसभा की सीटों के आरक्षण से जुड़े मुद्दे हैं। जैक ने पाकिस्तान सरकार के सामने 38 सूत्रीय मांग पत्र रखा है, जिसमें शासन सुधार और कीमतें कम करने समेत कई मुद्दे हैं। आइए हम बात करें चीन की। चीन एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका का हथियार बेचकर जमकर कमाई कर रहा है। चीन के इन हथियारों की क्वालिटी को लेकर फिर से गंभीर सवाल उठे हैं। म्यांमार से लेकर अफ्रीका तक चीन के कई हथियार के फेल साबित हुए हैं। अब चीन के रडार की भी पोल खुल रही है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में फेल होने वाले चीनी रडार अब ईरान में भी फेल हो गए हैं। चीन अमेरिका से निपटने के लिए अत्याधुनिक एंटी स्टेल्थ रडार नेटवर्क बना रहा है। चीन ने ऐसे ही एंटी स्टेल्थ रडार की सप्लाई ईरान को की थी, लेकिन अमेरिका और इसराइल के 5वीं पीढ़ी के F-35 और F-22 रैप्टर स्टेल्थ विमानों ने इसे भेद कर जमकर तबाही मचाई है। इससे अब चीन की जमकर किरकिरी हो रही है। चीन की सेना अक्सर अपने रडार का वीडियो वायरल कर दुनिया को डराने की कोशिश करती है। चीन यह दिखाता है कि वो अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को मार गिराने में सक्षम है। एक्सपर्ट का कहना है कि चीन के एंटी स्टेल्थ रडार तभी प्रभावी होंगे जब उनको प्रभावी तरीके से इंटीग्रेट किया जा सके। साथ ही युद्ध के दबाव के बीच इन रडार को मेंटेन करने और उसे ऑपरेट करने पर ज़्यादा प्रभावी होंगे। एशिया टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने ही चीन एयरस्पेस स्टडीज़ इंस्टीट्यूट ने माना था कि चीन को अभी भी अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट कैसे काम करते हैं, इसे जानने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चीनी रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 1999 में सर्बिया के एक F-117 को मार गिराने के बाद चीन का लो फ्रीक्वेंसी रडार में भरोसा बढ़ गया है। उसने लेयर्ड सेंसर, एकीकृत एयर डिफेंस सिस्टम और स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट जैसे J-20, J-35 और प्रभावित H-20 बॉम्बर में निवेश करने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन हमेशा से स्टेल्थ को एक हार्डवेयर की समस्या मानता है। अमेरिका के मिशन प्लानिंग, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग और रणनीतिक व्यवहार को अपनाने को कमतर करके आंकता है। एशिया टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीनी रडार ने ताइवान स्ट्रेट के आसपास हो सकता है कि अर्ली वार्निंग दे दी हो, लेकिन वे अभी भी ऐसी सटीक सूचना नहीं दे पा रहे हैं जिससे इन स्टेल्थ विमानों को मार गिराया जा सके। चीनी CSI रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि स्टेल्थ डिफेंस सिस्टम पर चीन का बहुत ज़्यादा भरोसा करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। उसने कहा कि अमेरिका स्टेल्थ तकनीक को अपनी शिक्षा में शामिल कर चुका है, ट्रेनिंग को काफ़ी बढ़ा चुका है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने बॉम्बर को तैनात कर रहा है। अमेरिका से निपटने के चीन अपने 3rd जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम को 4थी पीढ़ी के सिस्टम से बदल रहा है, ताकि स्टेल्थ विमानों को भी डिटेक्ट किया जा सके। इसके तहत पैसिव सेंसर से लैस तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले रडार को शामिल किया जा रहा है। इसके जरिए टारगेट को बिना अपनी पोजीशन बताए डिटेक्ट किया जा सके। इससे पहले वेनेजुएला में भी चीन के बनाए JY-27A रडार अमेरिकी हवाई हमले को पकड़ नहीं पाए थे। इस हमले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका सेना उठा ले गई थी। म्यांमार की सेना भी चीनी पाकिस्तानी मूल के JF-17 फाइटर जेट से परेशान है। ये बात करें पाकिस्तान के जाने माने विश्लेषक आमिर मतीन की। पाकिस्तान के जाने माने विश्लेषक आमिर मतीन ने अपने देश की सरकारों को ऊर्जा सुरक्षा पर काम न किए जाने के लिए घेरा है। वहीं भारत को उन्होंने सराहा है। उन्होंने कहा कि भारत की रिफाइनरी न सिर्फ अपने देश को तेल दे रही हैं, बल्कि बेचकर मुनाफा भी कमा रही हैं। वहीं पाकिस्तान में तेल की कमी से हाहाकार हो गया है। ईरान में युद्ध के चलते हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने और दुनिया भर में तेल गैस की किल्लत से जुड़े सवाल पर आमिर मतीन ने यह कहा है। ईरान ने अमेरिकी हमलों की जवाबी कार्रवाई के तौर पर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद किया हुआ है,
जो खाड़ी देशों से एशिया में तेल और गैस पहुंचाने का बेहद अहम रास्ता है। इसने दुनिया के बड़े हिस्से, खासतौर से भारत, पाकिस्तान और एशियाई मुल्कों को प्रभावित किया है। इसी संकट पर बात करते हुए आमिर मतीन ने भारत और पाकिस्तान की तुलना की है। आमिर मतीन ने तेल गैस को लेकर चल रहे संकट के मुद्दे पर बोलते हुए टीवी 92 के कार्यक्रम में कहा कि क्राइसिस है और इसमें कोई इनकार नहीं कर रहा है। सवाल ये है कि आपने इसके लिए तैयारी की थी, यहाँ तक कि ये पूरा मामला शुरू होने के बाद भी क्या कदम उठाए। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार की कोशिशें जीरो हैं। मतीन ने आगे कहा कि हमारे पड़ोस में भारत है, जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियाँ हैं। खासतौर से गुजरात में बड़ी रिफाइनरी है जो समुद्र से लगा हुआ सूबा है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीद को लेकर कई तरह प्रतिबंध भारत पर लगाए हैं। हाल ही हमने देखा कि अमेरिका 100% टैरिफ की बात कर रहा है। इसके बावजूद भारत में बढ़िया काम हो रहा है। आमिर मतीन ने दावा किया कि प्रतिबंधों के बावजूद भारत न सिर्फ रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है बल्कि उसे रिफाइन भी कर रहा है। वहाँ रिफाइन किया हुआ तेल वापस रूस और दुनिया को बेचकर भारी मुनाफा कमाया जा रहा है। भारत की रिफाइनरियाँ सिर्फ रूसी तेल से ही 12 से 17 अरब डॉलर तक कमा रही हैं। पाकिस्तानी सरकार को घेरते हुए मतीन ने कहा कि हमारे देश में पिछले 20-30 सालों में हर बिजली बिल पर टैक्स लगाया जा रहा है। इस टैक्स के पैसे को रिफाइनरियों को देने की बात की जाती है। इसके बावजूद किसी को बेचना तो छोड़िए, हम घरेलू जरूरत का तेल रिफाइन करने में सक्षम नहीं है। संकट के सामने देखा कि हम इस मुद्दे पर कितने ज़्यादा फेल हैं। ये बात करें भारत और म्यांमार की। भारत और म्यांमार सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी अटकलें हैं कि भारत और म्यांमार ज़मीनों की अदला बदली की योजना पर विचार कर रहे हैं। इसका उद्देश्य सीमा विवाद को खत्म कर एक स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ना है। भारत और म्यांमार के बीच लगभग 1643 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यह सीमा भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से सटी हुई है। यह सीमा मुख्य रूप से घने जंगल, पहाड़ों, नदियों जैसे दुर्गम भौगोलिक संरचनाओं से घिरी हुई है। ऐसे में इनकी निगरानी करना एक बड़ी चुनौती है। द डिप्लोमेट ने अपनी रिपोर्ट में 26 मई 2026 की तारीख को प्रकाशित एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हवाले से बताया कि भारत सरकार म्यांमार के साथ मणिपुर की सीमा पर बॉर्डर पिलर 65 और 68 के बीच की सीमा की हदबंदी को पूरा करने के लिए प्रस्ताव पर विचार कर रही है। डॉक्यूमेंट में कहा गया कि विदेश सचिव के प्रस्ताव के बाद म्यांमार के 1.4 वर्ग मील की जमीन की अदला बदली का प्रस्ताव है। इसमें यह भी कहा गया कि जिस इलाके की अदला बदली पर विचार किया जा रहा है वह मणिपुर के चंदेल जिले में है, जो सांगाइंग क्षेत्र में म्यांमार की कवाब घाटी से सटा हुआ है। डॉक्यूमेंट में आगे बताया गया कि भारत इस विवाद को सुलझाकर म्यांमार सीमा की हदबंदी को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है। रिपोर्ट के अनुसार बॉर्डर की जल्द पहचान करने का कारण यह भी है कि भारत सरकार म्यांमार के साथ बॉर्डर पर बाड़ लगाने को लेकर बहुत जल्दबाजी में है। भारत इस तारबंदी के जरिए म्यांमार से होने वाले गैरकानूनी गतिविधियों को बंद करना चाहता है। इस रास्ते से गैरकानूनी इमिग्रेशन विद्रोहियों की आवाजाही के दावे किए जाते हैं। भारत म्यांमार सीमा विवाद। भारत सरकार के आधिकारिक रुख के अनुसार भारत और म्यांमार के बीच कोई औपचारिक सीमा विवाद नहीं है। दोनों देशों ने 10 मार्च 1967 को द्विपक्षीय सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत पारंपरिक सीमा को स्वीकार किया गया था। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर कुछ चुनौतियां हैं, जिनमें मणिपुर सेक्टर में लगभग 9 सीमा पिलरों का सटीक स्थान और अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन म्यांमार सीमा के टाई जंक्शन का इलाका शामिल है। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.